नमस्कार दोस्तों, मैं किरण पंत। स्वागत है आपका किरण पंत ऑफिशियल के सेगमेंट शिखर से शिखर तक में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात अपने आज के मेहमान से करवाऊं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा ये चैनल किरण पंत ऑफिशियल आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के जो मेरे मेहमान हैं वो है हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार और जाने माने दोहाकार श्री मनोज कामदेव जी। तो दोस्तों, आइए मुलाकात करते हैं मनोज कामदेव जी से। नमस्कार मनोज जी, मेरे इस कार्यक्रम शिखर से शिखर तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिल से जो आपने शिखर से शिखर तक के प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज मनोज जी शुरुआत करेंगे। आज आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अब हमारे दर्शकों को भी चाहूंगी कि वो आपके बारे में जाने। वैसे तो आप एक जाना माना नाम है हिंदी साहित्य में काफी, पर शायद उत्तरांचल में ना पता हो लोगों को इतना ज्यादा आपके बारे में। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तरांचल के लोगों को स्पेशली आपके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मनोज जी, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो आप किस जगह को बिलोंग करते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। मैं सभी आपके दर्शकों को पहले प्यार भरा नमस्कार मेरा। मैं अल्मोड़ा का एक जिला है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और उसके छोटा सा एक कस्बा जिसे कहते हैं मनान, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है खैरापुर। मैं वहाँ पैदा हुआ था बचपन में, और बचपन की जो पढ़ाई और लिखाई थी वो भी उधर ही थी। उसके बाद जैसे कि माँ बाप दिल्ली आ गए तो दिल्ली में रहा और यहाँ पे पढ़ाई यहाँ से की, तो धीरे 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 जो हायर स्टडी सारी सब भी दिल्ली से ही हुई है। लेकिन जो बचपन है वो आधा वहीं गुजरा हुआ। अच्छा। जो नींव रखी वो पहाड़ ने रखी। अच्छा। और बाकी संवारा जी इधर शहर में आके। तो आपको ये लेखन का शौक कब से हुआ? और तो मैं कह नहीं सकता कब से हुआ। हाँ, मुझे इतना पता है कि जब मैं 8वीं या 9वीं में होगा तो भवानी प्रसाद मिश्र जी, बहुत बड़े राइटर, उनकी कविता थी सतपुड़ा के घने जंगल, वो किताब में, टेक्स्ट बुक में। वो पता नहीं कैसा है, जैसे हम पहाड़ी गानों को तोड़ देते थे वो भी मैंने तोड़ दिया। अच्छा। मतलब उसको सतपुड़ा के घने जंगलों को अल्मोड़ा के घने जंगल बनाया। अच्छा। ये अल्मोड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए, इस टाइप से उसको खूब सारा बना दिया। तो और जो सहपाठी थे उनको सुनाता था, वो कहते थे बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उनको क्या पता मैंने तोड़ा कहाँ से इसको। तो धीरे 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 वो जो न्यू बचपना था, तब तो ये नहीं पता, कॉपीराइट का डर भी नहीं था। आज तो बड़ा डर लगता है कि किसी के तोड़ दे वो कॉपीराइट का उल्लंघन का मामला, तब इतना नहीं पता था कुछ भी क्या होता है। तो धीरे 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 करके फिर 89 से जो जर्नी मेरी शुरुआत हुई है साहित्य में, तो तब से लेकर अब तक आप लोगों के बीच में। तो आपकी ना पहली पुस्तक कौन सी प्रकाशित हुई? मेरी जो पहली पुस्तक थी वो थी मेरी कविताएं। सबसे पहले मेरी कविताएं थी, उसमें अतुकांत कविता। अतुकांत कविता उनको कहते हैं जो तुकांत नहीं मिलते, जैसे संसार को यार से मिला दिया, प्यार से मिला दिया, लास्ट में होता ना जी जी, वो तुकांत कहते हैं। लेकिन वो अतुकांत होती है, जैसे मैं वहां जा रहा था, ये खाना खाया, वो बस इस टाइप की कविताएं होती है ना शुरुआत की। जी जी, वो अतुकांत कविताएं। अच्छा। उसमें वो सारी कविताएं हैं। अच्छा। तो वो वाली, हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में फिर वो पंत जी और वो थे, तो उस टाइप की वो कविताएं थी। प्रकृति प्रेम, चिड़ियों पे लिखना, तितलियों पे लिखना, वो वाली कविताएं। अच्छा, पहली वो वाली कविता। जी जी। तो दोहावली की जो शुरुआत हुई वो किस तरीके से हुई? दोहावली के लिए शुरुआत हुई आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो अब थोड़ा पक चुके थे साहित्य में, तो किसी ने बोला कि थोड़ा चेंज करो। आप जैसे होता है ना क्रिकेट में ऑलराउंडर कहते हैं, पहले पहले वो बॉलिंग करता है, फिर कहते हैं चला हाथ बैटिंग में भी हाथ आजमा ले। हमने कहा चलो इसमें भी आजमाते हैं। तो इसमें आजमाया तो लोगों ने हाथ ले लिया। तो फिर दो दोहा संग्रह निकले हैं। एक त्रिशा जो मेरी बेटी के नाम पर है, हाँ त्रिशा, और एक बुरांश जो अभी अभी पिछले महीने प्रकाशित हुआ है। तो अभी DRDO हमारा डिफेंस में भी वो विमोचन हुआ उसका। तो
उसमें भी दोहे हैं। हाँ, अच्छा हाँ, बुराश जो हाँ रिसेंटली आपकी अभी पब्लिश हुई हाँ, है, तो वो भी रिसेंट दोहावली है। वो भी दोहावली है। उससे पहले जैसे मेरी ही जाती है, जी। वो भी मेरी अतुकांत कविताएं थी। अच्छा, हाँ, ठीक। और उससे पहले जो थी मेरे अंदाजे बयां था, वो जी। भी अतुकांत था। लेकिन उत्तराखंड के गौरव, जी। जहाँ से मुझे पहचान मिली, हाँ हाँ। वो उसमें मैंने उन लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों को शायद कोई कम जानता होगा। कुछ लोगों को तो जानते हैं, जैसे हम्म सुमित्रानंद पंत को जानते हैं, गोविंद वल्लभ पंत को जानते हैं, हम्म। इस टाइप के लोगों को वेल नोन, ज्ञानदेव तिवारी, ये सब जानते हैं। जी लेकिन अगर मैं किसी से बोलूं कि ये तुम्हारे सोमनाथ शर्मा जी हैं, जी। हाँ जो हाँ। 4 कुमाऊन बटालियन के थे और हम्म पहले परमवीर चक्र विजेता थे, हम्म। फर्स्ट परमवीर चक्र और 4 वो थे, उनको लोग शायद नहीं जानते हाँ हाँ। कि वो कैसे लड़े, मेरे देश के लिए कैसे लड़े। उनके बारे में मैंने लिखा, काफी रिसर्च की। जी तो पहले परमवीर चक्र, वहां से परमवीर चक्र जी। शुरुआत हुई है। उसके बाद जैसे एक है चंद्रशेखर लोहुमी, हम्म। वो सिर्फ 10वीं पास, अच्छा राष्ट्रपति अवार्डेड। अच्छा। क्यों? वो इसलिए थे कि एक लेंटिना बग होता है, यानी कुरी घास कहते हैं पहाड़ों में उसको, हाँ हाँ। पूरे पहाड़ के पहाड़ खत्म कर दिए उस घास ने। अब हम्म जानवरों को क्या खिलाएं, लोग क्या खाएं? हम्म उन्होंने कोई एक ऐसे आविष्कार किया हम्म। कि पूरे के पूरे वो खत्म हो गए उनके उसके। अच्छा फिर वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, लोगों ने पढ़े और फिर उस पर काफी रिसर्च हुई है। तो राष्ट्रपति, ऐसे लोग अच्छा। जिनको कोई नहीं जानता, हाँ हाँ हाँ। उस पर लिखा। जी ऐसे ही एक थे तुम्हारे मोहन, नहीं, माधव सिंह मलेथा, शायद हम्म। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। जी। माधव सिंह मलेथा थे, हम्म। मलेथा गांव है हाँ मिले। गढ़वाल में, जी जी। है ना। हम्म। तो वो जब राजा के, मैं जब राजा था, जब उस समय कत्यूरी राजा ये राजा होते थे, जी। तो जब वो बचपन में थे तो उनके गांव में हरियाली थी, नदी नाल, गाड़ गधेरे कहते हैं ना, गधेरे हाँ गधेरा था, हाँ। वो पानी आता था। हम्म लेकिन वो जब राजा के वहां चले गए, उनके बहुत बड़े सेनापति बने, हम्म तो जब वो एक दिन गांव आए तो अपनी वाइफ से बोला मुझे खाना दे दो। तो हम्म वाइफ ने उनको सूखा प्याज में और रोटी दे दी। हम्म अरे ये क्या चीज है, कहाँ है हरियाली? कह रहा है सब, या कुछ पानी हानि नहीं तो हरियाली कहाँ से आएगी? हम्म तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत कोशिश की, कई लोगों को लेके कूल बनाया, हम्म लेकिन वो कूल बन तो गया, हम्म। पानी नहीं आया। हम्म। रात में सपने में उनको आया कि हम्म। बलि देनी पड़ेगी किसी की, अच्छा। और देनी भी पड़ेगी तो अपने बेटे की, इकलौता बेटा। हम्म। और कूल में जाके अपने बेटे की बलि दी और पानी आ गया। और आज भी वो हरा भरा गांव है मलेता। ऐसी कहानियां मैं जो इनमें चुन चुन के लाया था उसमें, अच्छा। आप उसको पढ़ोगे ना, इस किताब को कोई भी पढ़ेगा जी। तो हैरान हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश, हाँ मुझे दुख है कि उसमें मैं देवकी नंदन पांडे जी को शामिल नहीं कर पाया, तो मैंने उन रिसर्च नहीं कर पाया। ये किताब ऐसी है। काफी तो रिसर्च की है आपने ना इस बहुत, तरीके इसमें से। बहुत है। इसके बाद मैंने एक रिसर्च और उसमें की, जो देवभूमि उत्तराखंड। अच्छा। देवभूमि उत्तराखंड में मैंने एक एक, जी। जैसे आपका पहनावा और हाँ गढ़वाल में जी। बहुत अंतर है। हाँ हमारे वहाँ पिछौड़ा पहनते हैं तो उनका दूसरा पहनते हैं, जी जी। ठीक है। हाँ जी। हमारे वहाँ हम खाने को कुछ और बोलते हैं, हाँ। झुंगारा ये, और उनका वहाँ कुछ और बोलते हैं, मतलब इस टाइप के, हमारी भाषा उनकी भाषा। हम्म कुमाऊं में ही हम्म। 11 या 12 भाषाएं हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। जौनसारी बिल्कुल भाषा, बिल्कुल। खसपरगिया भाषा, अल्मोड़ी भाषा, रानीखेत की अलग भाषा, बिल्कुल। उन पर रिसर्च की। अच्छा। नदियां नाले, मतलब पूरा, वो भी एक रिसर्च, जिसको मेरे को फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी जब मैंने वो किताब वहां भेजी, तो जी। प्रशस्ति पत्र उन्होंने भेजा प्रशस्ति कि पत्र जी जी। उन्होंने बहुत अच्छा अपने रिसर्च किया। मैंने बहुत रिसर्च की, कई पेपर छान मारे, कई लाइब्रेरी छान मारी, हाँ। तब जाके मैंने उसमें लिखा था। अच्छा। ये 2 किताब है। उसके बाद मेरे को त्रिशा से फिर बड़ी प्रसिद्धि मिली। हम्म। फिर बुरांस अभी भी आया है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है लोगों को, इस टाइप से। तो देवभूमि और उत्तराखंड के गौरव दो आपकी काफी अच्छी रही। तो हाँ ये मैं देख रही थी मनोज जी कि आपको तकरीबन 38 अवार्ड अब तक अलग अलग जगह से मिल चुके हैं। तो ये जो कि हाँ हाँ। मतलब एक मायने रखता है, चाहे जो भी मैं अवार्ड है। सच बताऊं, हाँ जी। मेरे घर में जगह नहीं है, अच्छा। मेरी सारी दीवारें भर चुकी है। ये तो आप, ये पुराने हो गए, अभी तो बहुत सारे हैं, मतलब ये होंगे 100 से ऊपर ही अवार्ड होंगे मेरे हिसाब से। वो मैंने शो नहीं किए इसमें, मैं कहाँ तक शो करूं? हम्म। वो तो मेन मेन कर देता हूँ, हाँ हाँ। बाकी को वैसे रख देता अच्छा। हूं। उसमें जैसे इसमें एक अटल बिहारी सम्मान था, जो मुझे संसद भवन में अटल बिहारी सम्मान मिला, ऐसे। और मुझे
तुम्हारे आसाम में जाके एक सम्मान मिला था, श्रीनगर में जाके एक सम्मान मिला, भोपाल में मिला। भोपाल में तो विद्या ऐसे में वाचस्पति आप। बतिया, तो ऐसे मेरे को फिर राजस्थान गया था, वहां मिला था। तो ऐसे से मैं घूमते रहता, तो वहाँ वो अलग 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 तो उन्हीं कैसा को मैंने लगता रखा है है। अलग अलग स्टेट से जब आपको सम्मानित किया जाता है? ऑल ओवर इंडिया से वो ही आप सम्मानित हो चुके हैं अब तक? नहीं नहीं, हाँ बहुत अच्छा मुझे इसलिए लगता है कि जब मुझे कोई सम्मान देता है ना, जी, तो मैं उससे मेरे ना लिखने की पावर बढ़ जाती है। मैं सोचता हूँ मैं और अच्छा लिखूं, जब मुझे इतना दिया है तो मुझे और, बिल्कुल। तो मेरे लिए सम्मान जो होता है ना, एक वो ऊर्जा होती है। मैं और उसको यूज करता हूँ कि ताकि लोगों को और उसके बारे में बता सकूं, से कुछ बेहतर अगला दे सकूं। बेहतर कर सकूं। जी। ये है। तो मनोज जी, आपके लेखनी की शैली क्या है? पद्य गद्य दोनों है। ये पद्य गद्य। मतलब कविताएं भी है, गद्य जो मैंने आपको 2 किताबें बताई जी, गद्य है। हाँ। हाँ, तो आप, दोनों विधाओं में। जी, आपने गीत भी लिखे हैं कुछ? हाँ गीत तो मैंने लिखे हुए हैं, पहाड़ी गीत भी लिखे हैं मैंने। जी। आ, जैसे मैंने एक गाना था, याद में के आनी पहाड़ा, वो हिमाला वो पहाड़ा, ऐसी इसकी शुरुआत है। तो अच्छा। ऐसे गाने मैंने, तो ये बहुत अच्छा गाना यूट्यूब में है, तो बड़ा अच्छा चला। हाँ, तो हाँ, मैंने पहाड़ों के दर्द उनका बयां किया, कैसे है क्या है। हाँ, हाँ, हाँ। और आपने गंगा जी पे भी कुछ एक नमामि गंगा करके कुछ। नमामि गंगे में मैंने एक भजन लिखा हुआ है, हाँ, हाँ, नमो नमो नमामि गंगे, हाँ, इस हाँ। टाइप का उसका टाइटल है। तो अच्छा। वो एक, जिसको चंदा कैसेट देहरादून से रिलीज किया गया, अच्छा। नमामि गंगे, जी। वो भी मैंने लिखा था। जी। तो मनोज क्योंकि जी आप। मैं देवभूमि से हूँ ना, तो जी। गंगा मेरे रग रग में गंगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं अब सुनाऊंगा, दोहा एक सुनाऊंगा, मैंने गंगा इन पे लिखा भी है, वो बाद में सुनाऊंगा। लेकिन मैंने रग रग से वापिस, मैं देखिए, जो यहाँ रहता हूँ ना, मेरी आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा मेरी वही है। ये तो मैं जस्ट एक पहाड़ों में। बस रह रहा हूँ कि हाँ। बच्चों की तरह देखभाल हो, जी, जी। हाँ, मन तो वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर उत्तराखंड वासी के साथ मुझे लगता है कि यही चीज है। रह रहे हाँ हैं, मजबूरी है, पर मन हाँ, लेकिन अपनी देवभूमि मन वही। उत्तराखंड में ही है। हाँ जी हाँ, होना भी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। जी हाँ। तो अच्छा मनोज जी, वही मैं भी आपसे कहने वाली थी कि आप अपना पसंदीदा कोई दोहे आप हमारे दर्शकों को सुनाइए अपनी, जो आपके दोस्त। हाँ मैं अब जैसे मेरा देश है, हम लोग सर्वधर्म संभाव लोग तो रहते हैं, बिल्कुल। सब प्यार है। जी। तो हमारे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम्म। एक इकबाल कह गए थे, जी। जो पाकिस्तान में चले गए थे बाद में। हम्म। तो मैं एक कहता हूँ, एक हम्म। सुनिएगा। भारत की पहचान है गीता और कुरान, एक गली में आरती, दूजी गली अजान, वाह। एक गली में आरती, दूजी गली अजान। और जो मेरी गंगा है, माँ गंगा, जी। मैंने वहां से नदियों पे, हाँ, आपने शायद दोहा कभी पढ़ा हो ना पढ़ा, मैंने एक सिर्फ नदियों पे लिखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि नदियों के इलाके में जितने भी हम लोग रहते हैं ना, उनकी लाइफ लाइन है नदी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तब कहता हूँ, हम्म। गंगा यमुना नर्मदा, झेलम और चिनाब, बन के जीवन दायनी, बहती यहाँ जना, वाह। बन के जीवन दायनी, बहती यहाँ जना। और एक दोहा आपके लिए, माँ के लिए, माँ के लिए तो मैं हमेशा हमेशा रहता है कि, हम्म। और आपको समर्पित है। एक बिल्कुल। बिंब दिया है हवा, और अब लास्ट में आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूँ। हम्म। अब माँ पर ही है वो। बिल्कुल सुनाइए। हवा सुबह सहला गई, चुपके से जो गा, जाने क्यों ऐसा लगा, माँ ने पूछा हाल, वाह, बहुत ही जाने बढ़िया। क्यों ऐसा लगा, माँ ने पूछा। इस तरह बहुत के ही दोहे। सुंदर। बहुत ही मतलब कितनी गहराई है इस दोहे में।
जी बहुत जी। ही सुंदर। ऐसे मेरे दोहे रहते हैं, लोगों को पसंद है, तो इसलिए बहुत वो सुंदर। ज्यादातर दोहे सुनते हैं। मैं और भी लिखता हूँ, लेकिन वो दोहे सुन लेते हैं मेरे से। जी जी जी। मनोज जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी। आपकी पुस्तकों के जितने टाइटल हैं वो ज्यादातर हाँ पहाड़ से इनसे जुड़े रहते हैं, है ना? तो जैसे मेरी जा उत्तराखंड हाँ और ये सब देवभूमि और, है ना? हाँ हाँ। तो इसके पीछे का कारण? कारण वही मैंने बताया था कि रूह तो मेरी वही है, बचपन पैदा वहीं हुआ था, हाँ जी खेला हाँ जी। नदियों के साथ, हाँ हाँ पहाड़ों में रहा, हाँ हाँ। तो वो जाता नहीं है। बिल्कुल। मन करता है कि वहाँ के जितने भी टाइटल है ना, हाँ आपने हाँ सब किताबों में लिख दो। जैसे काफल है, हाँ हाँ। बेड़ू है, हाँ या जी। और भी वहाँ की कुछ चीजें ऐसी हैं, बाल मिठाई के ऊपर बहुत सारे, उनको कुछ ना कुछ लाऊं वहां से, हाँ और हाँ। लोगों को बताऊं, देखो मेरा ये पहाड़ है, बिल्कुल। हम वहाँ के लोग हैं, हाँ हमारा जो खून है प्योर खून है हम, क्योंकि हम लोग बड़े शालीनता से रहते हैं, हाँ। कभी किसी को मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे बस ये है, चाहे लोग कुछ करें ना करें, मैं किताबों के माध्यम से उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है, और हर जगह खुद ही बताता हूँ। लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं खुद ही बोलता हूँ मैं वहाँ का ये बहुत अच्छी बात है, और क्या, हमें तो गर्व है अपने उत्तराखंडी होने हूँ। हाँ बहुत गर्व है, पर। जी। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो मनोज जी, आपका ना पसंदीदा क्या है विधा? कौन सी विधा आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आप गद्य या पद्य, किसमें ज्यादा अच्छा लगता है आपको? पद्य मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हम ज्यादातर पद्य लिखते हैं। हम्म गद्य तो मैंने इसलिए कोशिश की थी हम्म कि मैं अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कोई माध्यम नहीं था, हम्म तो मैंने सोचा चलो वहाँ की हिस्ट्री और उनके लोगों के बारे में बताया। एक्चुअली में ना, जब मैं होटल में जाता हूँ हम्म तो मैं बुकलेट देखता हूँ, कॉफी बुकलेट कहते हैं शायद उसको, बड़े बड़े होती है वो, हम्म उसमें जैसे हिमाचल के तो हिमाचल का एक फोटो होगी, नीचे कुछ टाइटल होगा वहाँ के बारे में रहे, बड़े कॉफी बुक कहते हैं उसको, कॉफी बुक कहते हैं उसको, हाँ तो हाँ। हर टेबल में मिलती है आपको बड़ी बड़ी। हम्म तो मेरा भी आइडिया था, लेकिन उसके लिए तो मोटा पैसा चाहिए, तो फिर मैंने बुक ही छाप ली। मेरा हम्म, आइडिया तो वही था कि बड़ी बुकलेट हो जिसमें यूं पलटे हो, एक जैसे बाल मिठाई हो, तो बाल हाँ मिठाई कैसे बनती है, उसका इंग्रेडिएंट हो, हाँ हाँ उसको किसने बनाया, हाँ हाँ। कब उसकी खोज हुई, ये मैं ये करने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा। हुआ नहीं, हाँ तो मैंने हाँ। किताब ही लिख दी। तो अच्छा। हाँ, जी ये जी। हॉबी होती है ना, हॉबी को मैंने हाँ। सोचा था लोग हर होटल में पहुंच जाए। हम्म, जबकि मैं जाता हूँ अभी भी पहाड़ में, जैसे अल्मोड़ा गया, कहीं होटल में रुका तो अपनी 2 किताबें वहीं सौंप के आ जाता हूँ अच्छा। कि ये अगर टूरिस्ट आए तो हाँ इसको लगा देना, तो लोग पढ़े उसके हाँ। बाद, ये मैं कोशिश करता हूँ। हम्म, अच्छी, बहुत अच्छी ये कोशिश है आपकी। कोई तो जाने, कोई तो समझे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, हर कोई जाने। नहीं अच्छा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी कोशिश। तो मनोज जी, बस आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज हिंदी भाषा का जो स्वरूप है ना, जिस तरह से हिंदी भाषा विकृत होती जा रही है, और हो सकता है शायद बाजारवाद की वजह से, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो जी, नजरिया पे नजरिया है, देखने का फर्क, हम्म ऐसा नहीं है। आज हमारी हिंदी काफी सशक्त हो चुकी है। हम्म आज मैं आपको बताऊं अंदर की बात, आप पहले हम मंत्रालयों में जाते थे, तो हम्म कामकाज पहले हिंदी का होता था, जो सबमिट करना होता था, अंग्रेजी का, फिर हिंदी हो ना हो, लेकिन अंग्रेजी ड्राफ्ट जरूर जाना होता था। हम्म लेकिन आज वो जब भी पीएमओ से आता है हमारे पास, या हम्म गृह मंत्रालय से कोई चीज आती है, हम्म, उनको हिंदी ड्राफ्ट पहले चाहिए होता है। इंग्लिश मिले ना, वो बाद में भेज देना, लेकिन पहले इंग्लिश। मतलब हिंदी को इतना आजकल हो रहा है। और एक चीज और, लेकिन हमारे देश में एक कमी है, वैसे मैं कहता हूँ वो हमारी भी कमी है या लोगों की। जब भी हम ना मोबाइल में डायल करते हैं टोल फ्री नंबर, उसमें आता है एक दबाइए इंग्लिश, दो दबाइए हिंदी, तो हम ज्यादातर एक ही दबाते हैं। अगर हम दो दबाएंगे उसका फायदा होगा, फायदा ये होगा, जो हिंदी बोलने वाला होगा वो कॉल ट्रांसफर उसको जाएगी, उसको रोजगार मिलेगा, बिल्कुल। मिलेगा ना। हाँ हाँ। हम एक दबाते हैं, हम इंग्लिश वाले को रोजगार देते हैं, हम दो नहीं दबाते। अगर हम ऐसे छोटे छोटे काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा। जब रोजगार के ये भाषा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक, आप फिल्मों में देखो ना, आप जितने भी ऐड, टीवी में ऐड देखते हो, वो कौन से इंग्लिश में आते हैं, कौन से इंग्लिश में, आप सोचो, वो हिंदी में आते हैं। हिंदी की ये ताकत है, इसी से वो पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की, हिंदी की एक ताकत है ना? ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल इस है। पर मैंने एक लिखा था, हाँ हाँ। एक दोहा था, हम्म आजादी की
राह में हिंदी थी कुर्बान, उसके पीछे था खड़ा पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। उस समय बहुत आजादी में इसी से मिली है मैं आजादी। जी जी जी, बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। बड़ी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब हमारे भावों की अभिव्यक्ति हम कितने अच्छे से जी, हिंदी भाषा में कर सकते हैं, शायद किसी और भाषा में नहीं। मैं एक और उदाहरण दूं। हाँ, हम इंग्लिश क्या वर्ल्ड हो जाए और इंग्लिश पढ़ लें, बिल्कुल। लेकिन जब आपको ठोकर लगेगी ना, हाँ, आपके मुंह से ओ माँ निकलेगा बिल्कुल, या कुछ ऐसे हिंदी शब्द निकलेंगे, इंग्लिश कभी नहीं कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे रूट में इंग्लिश हिंदी है। बिल्कुल हम वो बिल्कुल। भले ही उसको उद्गार नहीं करते, हाँ हाँ लेकिन आप हाँ हाँ। वो ये होता अपना है। लिया है हमने, चाहे हाँ, अंग्रेजी को, बट अंदर से कई तो बार, हिंदी है। हाँ कई बार कोई किसी को कुछ उल्टे सीधे शब्द भी बोलता है, वो भी हिंदी में बोलता है। हिंदी में, बिल्कुल। तो ये अंदर हमारा है, वो नहीं बोलते वो अलग बात है। हाँ हाँ, और क्या। लोग कहते हैं हिंदी ऐसा नहीं, मैं नहीं, आज विश्व में हिंदी की बहुत पहचान है, ऐसे नहीं है। हम्म, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब यूएनओ में हाँ, भाषण दिया था, भाषण दिया था हिंदी तो में फिर उसके बाद मोदी जी, अभी कि मोदी जी हमारे जा वो। रहे हैं फिर भाषण देंगे। हाँ, हम्म, तो उसकी अपनी ताकत है। बिल्कुल है वो ताकत। हम पे डिपेंड है, हाँ, कि हम मान रहे हैं नहीं मानते। ये बिल्कुल, लोग सहमत हूँ कहते हैं आपकी इस बात से। नजरिया है, बस नजरिया का फर्क है या कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज जी, अब जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो अब ये लेखन की तरफ को मैं देखती हूँ, नई जनरेशन भी काफी इस समय इस तरफ को जा रही है, लिखने की तरफ, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनके लिए सुझाव यही है कि शॉर्टकट ना अपनाएं, सबसे पहला तरीका है। साहित्य में कभी शॉर्टकट नहीं चलता। तपस्या, साधना, लगन और मेहनत, ये चलती है। अगर कोई आदमी सोचेगा कि मैंने लिख लिया इधर से उधर से, एक दिन तो लोग सुनाएगा मंच पे, लेकिन अगली बार वो मंच तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो जो अत पका हुआ जो सुना रहा है ना, उसको को लोग, मंच वाले कभी ताली बजा सकते हैं, चलो उसके सपोर्टर होंगे, लेकिन वो साहित्य जब वो लिखेगा उसको माना ही नहीं। साहित्य में साधना सबसे पहले, आप खुद ही देख लो। जब आप शुरुआत में स्कूल में जाते तो थोड़ा बड़ा उसमें लड़कपन होता है, धीरे 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 जब वो स्टेप आता रहता है तो उसमें कितनी लगन आ जाती है। 10वीं आने तक, 12वीं आने तक वो बच्चा रेडी हो जाता है। इसी तरह से इसमें मेहनत चाहिए। मेहनत नहीं करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। कितने लेखक, और सबसे बड़ा है कि सोच पॉजिटिव, नेगेटिव सोच नहीं होगी। साहित्यकारों को हम तो ये कहते हैं, जहाँ लड़ाई लड़ाई हो ना, हर घर में एक साहित्यकार हो ना, कभी लड़ाई नहीं होगी उस घर में, हो ही नहीं सकती। वो उसको वहीं सुलझा देगा। यही मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, अगर हर घर में एक साहित्यकार पैदा हो जाए तो वो घर में सुखी रहेगा, क्योंकि उसकी सोच ठंडी रहती है, वो पॉजिटिव सोचता है। बिल्कुल साहित्यकार बिल्कुल। का हाँ, ये होता है। तो ये है कि आजकल के युवा बच्चे जो है ना, वो जल्दी चाहते हैं, उनको जल्दी होती है। वो मत करें, बस लिखें, टूटा फूटा लिखें, लेकिन अपना लिखें, कॉपी पेस्ट ना करें। कॉपी पेस्ट में क्या होगा, आपने कॉपी पेस्ट, अब मैं आपसे पूछ लूं इसका मतलब क्या, वो बता नहीं पाएगा। और अपना लिखा होगा तो रिसर्च किया होगा ना उसने। सही बात। ये चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती, तब जाके आना पड़ता है। हम भी 30 साल हो गए, अब जाके थोड़ा सा एक पहली सीढ़ी चढ़े हैं, और 60 साल में दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, और उसके बाद तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, हमें भी नहीं मालूम। नहीं नहीं, काफी आगे चढ़ेंगे आप, काफी आगे नहीं ये, हाँ, तो ये तपस्या करनी पड़ती। बिल्कुल तपस्या करनी पड़ेगी, एक पेशेंस, लगन, सब कुछ होना चाहिए। यस, क्योंकि कभी उतार होगा, कभी चढ़ाव होगा, उसको झेलना भी पड़ता है। जैसे जिंदगी है ना, उतार चढ़ाव होती है, ऐसे ही करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। लोग अब बच्चे आते हैं हमारे पास, सर ये कर दो, वो कर दो, जल्दी इसको ठीक कर दो। मैंने कहा ठीक तो कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार फिर कहोगे ठीक कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। अभी तो मेहनत करके लाओ ना, हम तो ठीक कर देंगे उसको, लेकिन आप में तो पेशेंस होना चाहिए। नहीं, पेशेंस है ही नहीं, तो यूट्यूब चैनल बना लेंगे, ये बना लेंगे, क्या बोले। युवा पीढ़ी है ना, हमसे ज्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल स्मार्ट है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आज आपने जो उनको, युवा पीढ़ी को आज बताया किस तरीके से चले, क्या करें, तो शायद
आपकी बातों से प्रेरणा लेके युवा पीढ़ी भी कुछ अच्छा कर सके। तो मनोज जी, आपका मेरे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आज। और मैं शुक्रिया। यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप बहुत ऊँचाइयों को छुएँ अभी और बहुत आगे बढ़ते रहें। और सबसे अच्छी चीज़, हमारे उत्तरांचल के कल्चर को जो आप इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ में आपकी रग-रग में जिस तरह उत्तराखंड बसा हुआ है, ऐसे ही आप बस आगे बढ़ते जाएँ उत्तराखंड को साथ में अरे लेकर। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। बहुत-बहुत धन्यवाद तुम और हाँ, को बुला धन्यवाद। आप बोले बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे दोस्तों जाने-माने वरिष्ठ साहित्यकार और दोहाकार श्री मनोज कामदेव जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह की बाकी की हस्तियों से रूबरू होने के लिए भी आप मेरे इस कार्यक्रम शिखर से शिखर तक से जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।